हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास ऑफ बायो एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बायो के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो आर यू गाइज रेडी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग स्तुति। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। सो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें लाइवली होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर पे देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है जो खाना खा रही है। सो ईटिंग फूड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फूड से हमको मिलती है एनर्जी एंड ये एनर्जी हमें हेल्प करती है अपने लाइफ को मेंटेन करने में। सो जो भी चीज़ हमें लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बुक्स को साइड में रख ले, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अपने एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर ले ताकि आप उससे रेफरेंस ले सके। सो our first question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा। ये पूछ रहा है कि why is diffusion insufficient? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और कोई भी गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आप डेली यूज भी करते होंगे, परफ्यूम्स। आप सब यूज करते हैं। आप परफ्यूम्स बस अपने क्लोथ्स पे लगाते हैं थोड़ा सा, बट उसकी स्मेल आपके सामने खड़े हुए फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को आराम से मिल जाती है। वो कैसे? दिस इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो अगर आप डिफ्यूजन के प्रोसेस को बेटर समझना चाहते हैं तो आप एक परफ्यूम लीजिए एंड अभी स्लाइटली से एक्सपेरिमेंट करके इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ओके, so now moving on to the question. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism. Why? So इसका first point है, every cell of the body is not in direct contact with the environment like internal organs. जैसे कि हमारे internal organs होते हैं जो कि है लिवर, लंग्स, किडनी और बहुत सारे हार्ट होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट सरफेस पे नहीं होते हैं, बॉडी सरफेस पे नहीं होते, जिसकी वजह से उनका डिफ्यूजन करना इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। ओके, सो अगर डिफ्यूजन कहाँ हो सकता है? जहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो और वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो। बट क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? बिल्कुल नहीं। इस इंटरनल ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम बस डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट डिपेंड ऑन डिफ्यूजन फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, फॉर ब्रीदिंग पर्पस। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? बॉडी साइज इज लार्ज ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप खुद एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अगर आप एक मल्टीसेल्युलर, अगर क्या, आप तो है ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट? आपकी बॉडी साइज काफी बड़ी होती है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को कंपेयर करें, उसकी भी बॉडी साइज अमीबा के बॉडी साइज से काफी बड़ी है। एंड जितने भी सेल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है वो सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके बॉडी सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रॉपरली
डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे एंड आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाएगी. सो दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू डिफ्यूजन. Okay, if you have any doubts regarding this question, please let me know. साइड में एक बहुत प्यारी सी पिक्चर है जिसमें So is there any confusion regarding this question? If yes, let me know in the chat box. Okay, so now we move on to the second question, that is, what criteria do we use to decide whether something is alive or not? So क्या criterias हो सकते हैं जिससे हम ये बता सके कि कोई alive है या नहीं है? Any guesses? Okay, so first of all, the first point is that all living beings are made up of cells. जो भी इंसान जिंदा है उसके बॉडी में सेल्स हैं. Okay, you can check anyone around yourself. Second, जो भी पर्सन जिंदा है या जो भी पर्सन जिंदा है वो अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है. आपको पता नहीं है फिर भी आप ब्रीथ करते रहते हो, जैसे कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो एवरी टाइम. नाउ थर्ड, यू रिक्वायर फूड. हमने सबसे पहले भी यही डिस्कस किया था और साइड में चौमिन की पिक्चर है जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा. एंड दैट इज द फोर्थ पॉइंट एज वेल कि छोटा सा स्टिमुलाई देने पे आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि साइड में आपको चौमिन की पिक्चर दिखी एंड आपको स्ट्रीट साइड चौमिन की टेस्ट आ गई, फ्लेवर आ गया आपके टेस्ट माउथ में एंड सलाइवा सिक्रीट हुआ. सो ये था रिस्पॉन्स. स्टिमुलाई थी आपकी चौमिन एंड रिस्पॉन्स था आपका सलाइवा. ओके, वैसे मेरे मुंह में भी सलाइवा आ गया. Okay, so is this 4 point clear to everyone? If yes, let me know, and if not, let me know. Till then, we'll be moving on to the third question, and अगर कोई भी doubt है तो we'll be discussing it next. एंड एक और रिस्पॉन्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पिक्चर में एक लेडी मास्क लगा रही थी. सो इफ यू सी एनीबडी कफिंग राइट नाउ इन दिस कोरोना पीरियड, आप क्या करोगे? तुरंत मास्क लगाओगे. सो स्टिमुलाई इज कफिंग एंड द रिस्पॉन्स इज योर वेयरिंग मास्क, राइट? Okay, moving on to the third question. What are outside raw materials used by an organism? Okay, so ये आप ही imagine कीजिए, what are the raw materials जो आप अपने body को देते हैं from the environment? You give oxygen, right? Yes, when we breathe in, we inhale oxygen. So this is the first raw material जो हम अपने body को देते हैं. Yeah, Suhana, you're right. Food is the second. More. Through food, we also give minerals and vitamins. Simran, even you are right. Oxygen. Mineral and vitamins. Through food, we also give this. And carbon dioxide is the raw material that is thrown out of the body. Also, carbon content in the body is very crucial. Suhana, even you are right. Water. Yes, water. You can also see a girl drinking water in the picture. Okay, and few boys जो cycling कर रहे हैं in the fresh air to gain more amount of oxygen. So these are the few raw materials जो हमको चाहिए होता है from outside. Okay, oxygen, food, minerals, vitamins, carbon dioxide, and water. Any confusion so far? If you have any doubts, please let me know. Okay,
So now moving on to the fourth question, that is, what processes would you consider essential for maintaining life? So as the chapter, जिस जैसे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे कि अगर आपको चोट लग जाती है तो हीलिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके ब्लड ताकि आपके वुंड से जो ब्लड निकल रही है वो रुक जाए और आपकी वुंड जो है वो अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए. सो जो प्रोसेस हमारे लाइफ की मेंटेनेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट process is nutrition. Nutrition is intake of food. So nutrition basically है जब हम food लेते हैं और अपने body को देते हैं, the raw food from the environment that we take and give it to our body. The second one is respiration. Now what is respiration? Respiration वो process है जब हम ऑक्सीजन inhale करते हैं एंड उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने के लिए. नेवर गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. These are two entirely different processes. The first one is breathing. What is breathing? Breathing is inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. When you intake oxygen and release carbon dioxide, this is the simple process of breathing. Okay, इसको हम बोलते हैं breathing. But what is respiration? Respiration वो process है जब हम oxygen intake करते हैं, we inhale oxygen and then उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंड वहां से एनर्जी रिलीज कराती है जो हम डेली प्रोसेस करते हैं, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है. सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रेस्पिरेशन. नाउ द थर्ड प्रोसेस इज एक्सक्रीशन. इवन एक्सक्रीशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लाइक जैसे आपने फूड ले लिया, उससे एनर्जी भी मिल गई थ्रू रेस्पिरेशन. नाउ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने वेजिटेबल्स लाए, ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके, सो ग्रीन वेजिटेबल्स हम पूरे इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मम्मी लोग बाहर फेंक देती है. So that removal of that waste product is very important, either it be from the kitchen, home or our body. Okay, so the third process is excretion. If you find difficulty in learning about any of the three processes, or if you have any confusion, please let me know. The fourth one is transportation. Transportation is carrying blood throughout the body. That is also known as the circulatory system. Okay, and the last one is control and coordination. Control and coordination is basically our control through the brain and the spinal cord. Okay, so it is basically where we learn about our brain and the nervous system and how do they control our body and the things that we do. Like the things that I am speaking right now, even that is controlled by my brain. Okay, so do you have any confusion in that question? If yes, let me know. Now the fifth question, now we move on to the fifth question, and that is, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? So anybody of you will tell me that what is autotrophic nutrition and what is heterotrophic nutrition? I know the differences are right in front of you, but still I want to know it from you guys. That what is autotrophic nutrition and what is heterotrophic nutrition? Anyone? Okay, till then I move on with the differences, and let me check in the chat after some time for your responses. Okay,
Okay, so now we'll be dealing one by one. Autotrophic nutrition, what is it? It is basically observed in green plants and some bacteria. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो हमें ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज green plants can synthesize their own food whereas we human beings or animals are not able to synthesize our own food. हम खुद से खाना नहीं बनाते हैं. कुकिंग इज अ डिफरेंट थिंग बट हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. ओके. ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज वेरी नेसेसरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि उस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो. बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज एब्सेंट. क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, नाउ एज आई सेड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड. जैसे कि हम प्लांट्स को देखते हैं, अपने आसपास जितने भी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड सैपलिंग्स को देखते हैं, उन्हें हम खाना बना के नहीं देते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. व्हाट इट इज कि दे टेक रॉ मटेरियल्स, they take raw materials like carbon dioxide, sunlight, and water and minerals from the soil, and they manufacture their own food. Okay, वो हमसे कभी भी खाना नहीं मांगते. बट what we do, we heterotrophic nutrition जो करते हैं वो हमेशा प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. वी ईदर कंज्यूम देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम लोग उन पे ही डिपेंडेंट, जैसे कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली उनको खाते हैं. एंड जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं. हर्बीवोर्स बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. सो ईदर वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट. ओके, सुहाना ने बोला है in autotrophic nutrition the organism make their own food from inorganic substance. Absolutely right सुहाना. एंड ऑल्सो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, एंड जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. कंज्यूमर्स के बेसिकली दो क्राइटेरिया होते हैं, एक हर्बीवोर्स एंड एक कार्निवोर्स. ओके, now moving on to the next question. If you have any doubt in this question, let me know. Suhana, do you have any doubt so far? Okay, till Suhana replies, let me read out the question. Where do the plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Okay, यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि what is photosynthesis. Photosynthesis is the process. Photosynthesis एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो प्लांट्स एंड ट्रीज करते हैं अपने खुद के फूड को सिंथेसाइज या बनाने के लिए. ओके, so what they do is they take sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll from different places and they make their own food. So this process of making their own food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll is known as photosynthesis. So यहाँ पे question क्या है कि where do plants get each of the raw materials from? कहाँ से मिलता है, ये important है इस question में बताना. सनलाइट सबको पता है कि सन से मिलता है. वाटर बेसिकली उनको सॉइल से मिलता है. जैसे कि आप हर शाम अपने प्लांट्स को वाटर देते होंगे. आप बेसिकली वाटर इसलिए देते हैं क्योंकि वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आराम से मिल जाएगा. क्लोरोफिल तो उनके लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं. लीव्स की कलर ग्रीन होती है. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर. ओके, सो हैव आई मिस्ड एनी रॉ मटेरियल हियर? What do you think? Have I missed any raw material here? If no, let's move on to the next question. Okay, so our next question is,
What is the role of acid in your stomach? Okay, so what is the role of acid in your stomach? Don't worry, only dilute acid is present in your stomach. Dilute acid, the name of the acid, anybody knows the name of the acid जो आपके stomach में present है? Yeah, the name of the acid is HCl. Okay, hydrochloric acid. Yeah, it is used for digestion, and also it has three functions. Basically, it has three roles. The three roles are, the first one, the food that we chew in our mouth, जो हम खाने को चबाते हैं अपने मुंह में एंड फिर उसको ईसोफेगस से पास करते हैं, उस फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl. एज HCl इज एसिड, तो वो स्टमक में एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है. Why acidic medium is important in stomach? Acidic medium इसलिए important है क्योंकि stomach में एक inactive enzyme present होता है. Inactive enzyme का नाम होता है pepsinogen. Okay, so इसका inactive form है pepsinogen, and ये pepsinogen को active करने के लिए we need acidic medium. Okay, acidic medium is required. So the second function is it converts inactive pepsinogen into active pepsine. Sorry. And the third one is it kills the harmful bacteria in food. Like food is comes from environment. Yeah, coming to your question, Suhana, pepsinogen is the inactive form of the enzyme pepsine. You have heard of the enzyme pepsine that is present in our stomach. पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. उसके इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं पेप्सिनोजेन. इनएक्टिव फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि अगर वो आपके स्टमक में प्रेजेंट है तो भी वो अपने एक्टिविटी को शो नहीं करेगा या अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा. जैसे पेप्सिन की फंक्शन होती है कि वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, बट अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा. ओके, so the three major roles of the acid HCl present in our stomach is it creates acidic medium, kills harmful bacteria in food, converts inactive pepsinogen into active pepsine. Okay, any more confusion to anyone? Okay, so moving on to the next question. What is the function of digestive enzymes? So functions पता होने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि digestive enzymes क्या होते हैं. हमारे digestive tract में कौन कौन से digestive enzymes होते हैं? So will you please let me know the names of the digestive enzymes? आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिख देंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नेम्स, एंड देन विल डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज,
सलाइवरी अमाइलेज इज बेसिकली जो सलाइवा सिक्रीट होता है आपके माउथ में जब आपको कोई आपके फेवरेट फूड ऑफर करते हैं, तो दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। वो फर्स्ट एंजाइम है। या सुहाना, यू आर राइट, पेप्सिन, म्यूकस, ट्रिप्सिन, एब्सोल्युटली। सेकेंड वन इज पेप्सिन जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियाज रिलीज करती है, एंड इंटेस्टिनल जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है। ओके, सो नाउ लेट अस नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे ये फंक्शंस इनके कंबाइंड फंक्शंस है, ओवरऑल फंक्शंस, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ था कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं अबाउट ईच एंड एवरी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हमने यहाँ पे समराइज करके आंसर दिया है। Okay, so the first one is breaks complex food into simpler compound ready to be absorbed and assimilated. Okay, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं उनको वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करते हैं। सिंपल कंपाउंड दैट इज अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स एक्सेट्रा, एंड रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, जो हम एंजाइम्स को जो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पे उनको क्या चाहिए, एकदम सिंपल सा कंपाउंड चाहिए जो वो एब्जॉर्ब कर सके। लाइक प्रोटीन्स को वो किस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड। फैट्स को किस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो ये जो है ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, और कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो या किसी एंजाइम के फंक्शन के बारे में आपको जानना हो तो आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के बाद। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होगा कि वो बहुत लंबा होता है। इन ह्यूमन बॉडी इट इज अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। ओके, 7 मीटर्स की एक लंबी सी रस्सी आपके पेट में है। एंड अब उसमें भी अलग से एक डिजाइन है जो हेल्प करता है हमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, सो फोल्ड डाइजेस्ट, अब वो क्या है, वो उसको हम बोलते हैं विलाई। सॉरी, एक्सक्यूज मी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फोल्डेड होती है। ओके, एंड उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, साइड में एक इमेज है। जो फर्स्ट वाली इमेज है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। जब आप इंटेस्टाइन को कट करेंगे तो आपको